आदाब नाजरीन, खैर मकदम है आपका जी सलाम में। और आज का मुद्दा लेकर हाजिर हूं मैं आपके साथ बुशरा खानम फहाद। और आज का मुद्दा है भारत इजराइल की कारोबारी दोस्ती। 25 साल पुरानी दोस्ती को ताजा करते हुए इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू और पीएम मोदी ने नई दोस्ती का हाथ मिलाकर रिश्तों को और मजबूत कर दिया है। इस दौरान दोनों मुल्कों के बीच 9 समझौते हुए हैं और साथ ही दोनों मुल्कों ने दहशतगर्दी के खिलाफ मिलकर जंग लड़ने की बात भी दोहराई है। इजरायली पीएम का भारत दौरा काफी अहम माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि दोनों मुल्कों के बीच हुए समझौतों से रोजगार में नए रास्ते खुलेंगे। लेकिन सवाल यह है कि इन समझौतों का जमीनी सतह पर क्या असर होगा। इन्हीं सवालों के साथ चलिए शुरू करते हैं आज का मुद्दा। तो 6 रोजा दौरे पर भारत आए इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की, तो मोदी ने भी उन्हें गले लगाकर दोस्ती का हाथ बढ़ाया। इस दौरान दोनों मुल्कों के बीच 9 समझौते भी हुए हैं। आप ये तफसीली रिपोर्ट देखिए, फिर इसी पर करेंगे चर्चा। 25 साल पुराने रिश्ते में फिर से ताजगी आ गई है। फिर से पुरानी कहानी याद आ गई है जब इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू हिंदुस्तान आए। ये 15 साल में किसी इजरायली पीएम का पहला भारत दौरा है। इससे पहले 2003 में पीएम एरियल शेरोन भारत आए थे, जबकि 2017 में पीएम मोदी इजराइल गए थे। भारत और इजराइल की इस मुलाकात को दोनों के बीच एक नए युग की शुरुआत माना जा रहा है। 6 रोज के भारत दौरे पर आए इजराइल के पीएम ने नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की। उन्होंने मोदी को क्रांतिकारी पीएम बताया। उन्होंने कहा कि भारतीय फौज ने इजराइल के लिए अपनी जान दी, तो पीएम मोदी ने कहा कि मेरे अच्छे दोस्त का भारत में स्वागत है। And I thought at that moment about your honesty, your passion, your vision, your commitment, and it fills me with hope that this new era of India-Israel relations will bring unprecedented benefits to India, to Israel, to all humanity. A good friend, welcome to India. Your visit, Prime Minister, is a long anticipated moment in the journey of friendship between India and Israel. Your visit is also a fitting climax to the commemoration of 25th year of diplomatic relations between India and Israel. As our first honored guest in 2018, your visit marks a special beginning to our New Year calendar. इजराइल और भारत के बीच हिफाजत, मईशत, तिजारत, सयाहत, सनतकारी, आईटी जैसे मसलों पर अहम बातचीत हुई। दोनों देशों ने साइबर सिक्योरिटी, स्पेस टेक्नोलॉजी, ऑयल एंड गैस, एयर ट्रांसपोर्ट, एग्रीकल्चर इन्वेस्टमेंट, IOCL और फिल्म प्रोडक्शन के शोबों में समझौते पर साइन किए। दोनों देशों ने दहशतगर्दी के खिलाफ मिलकर लड़ाई जारी रखने की बात भी दोहराई। बातचीत के बाद पीएम मोदी ने कहा कि भारत और इजराइल अपना इतिहास कभी नहीं भूले। लेकिन भारत और इजराइल के सुधरते रिश्ते पर कांग्रेस ने तंज कसते हुए मजाकिया वीडियो जारी किया। कांग्रेस के अलावा इजराइल पीएम के हिंदुस्तान दौरे की मुस्लिम तंजीमें भी मुखालफत कर रही हैं, जिसकी बीजेपी ने कड़ी मजम्मत की है। जब विदेश के प्रधानमंत्री, इस्राएल के प्रधानमंत्री भारत की भूमि में आए हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उनको रिसीव कर रहे हैं, पूरे विश्व की निगाहें टकटकी लगा के हिंदुस्तान की तरफ देख रही है, वैसे में हिंदुस्तान का मुख्य विपक्षी पार्टी इस प्रकार का ट्वीट करता है। इस प्रकार का मजाक करना कांग्रेस का आदत बन चुका है। इस प्रकार से प्रधानमंत्री जी को गाली देना कांग्रेस की आदत बन चुकी है। पहले प्रधानमंत्री जी को उन्होंने नीच कहा, उसके पश्चात प्रधानमंत्री जी को कहा कि तू जाके चाय बेच, और अब इस प्रकार का भद्दा मजाक भारत के प्रधानमंत्री के साथ किया जा रहा है। भारत और इजराइल के इस कदम को बहुत ही खास माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि इन 9 समझौतों से दोनों मुल्कों के बीच रोजगार के नए रास्ते खुलेंगे, जिसके जल्द ही रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। भारत और इजराइल के बीच हर साल करीब 25,452 करोड़ रुपए का कारोबार होता है।
भारत हर साल करीब 6,400 करोड़ रुपए के हथियार इजराइल से खरीदता है। दोस्ती के बढ़ते इस हाथ के बीच वाज़ेह हो कि अमेरिका ने यरूशलेम को इजराइल की राजधानी बनाने का ऐलान किया था। यूएन में हिंदुस्तान समेत 127 मुमालिक ने मुखालफत की थी और भारत ने इसके खिलाफ वोट किया था। लेकिन इस सब के बीच सवाल ये है कि भारत और इजराइल की दोस्ती दोनों मुल्कों के लिए कितनी बेहतर साबित होती है और 9 समझौतों का असर कब जमीन पर दिखेगा। क्या भारत और इजराइल के बीच सिफारती ताल्लुकात और मजबूत होंगे? देखना ये भी होगा कि भारत और इजराइल की दोस्ती का असर पाकिस्तान पर कितना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो सवाल यही है कि इन रिश्तों का असर हिंदुस्तान और इजराइल के रिश्तों पर, सिफारती रिश्तों पर खासतौर पर किस तरह से पड़ेगा। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ 4 अहम मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं, जिनका तारुफ पहले मैं आपसे करा देती हूं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर तेज टिक्कू, जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं। इसके साथ ही मेरे साथ मौजूद हैं JK त्रिपाठी, फॉर्मर डिप्लोमेट हैं। रविंद्र सचदेव मेरे साथ मौजूद हैं, फॉरेन एक्सपर्ट, और अमलेंदु उपाध्याय साहब मौजूद हैं मेरे साथ, सीनियर जर्नलिस्ट। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत इस्तकबाल है अजीज सलाम में आज का मुद्दा में। मैं इसकी शुरुआत करूं उससे पहले जो महात्मा गांधी ने कहा था, मैं वो कोट करना चाहूंगी कि पैलेस्टीन बिलोंग्स टू द अरब इन द सेंस दैट इंग्लैंड बिलोंग्स टू द इंग्लिश और फ्रांस to the French, and it's wrong and inhuman to impose the Jews on the Arabs। ये कहा था महात्मा गांधी ने पैलेस्टीन को लेकर। अब ऐसे में मैं सवाल करना चाहूंगी रविंद्र जी, आपसे मैं पूछना चाहूंगी, जब महात्मा गांधी ने इतनी इंपॉर्टेंट बात कही थी और अब जिस तरह से हिंदुस्तान और आप इजराइल के रिश्ते देख रहे हैं, इसको किस तरह से और किस परिप्रेक्ष्य में देखा जाए? मेरे ख्याल से एक तरह से ये पैरेलल डिप्लोमेसी चल रही है। भारत इजराइल से अपने रिश्ते इंप्रूव कर रहा है, बट एट द सेम टाइम आई थिंक इंडिया स्टैंड्स विद दैट एंड्यूरिंग स्टेटमेंट जो महात्मा गांधी जी की आप कह रहे हैं, एंड इंडिया इज वर्किंग विद द वर्ल्ड कम्युनिटी। बट एट द सेम टाइम अभी आप देखिएगा, नेतन्याहू के जाएंगे अगले महीने 12 फरवरी को प्राइम मिनिस्टर पैलेस्टाइन जा रहे हैं, and he's going to Abu Dhabi, UAE and Oman. So अब इंडिया बैलेंसिंग कर रहा है। अभी तक ये था मोस्टली हम एक मान लीजिए अरब वर्ल्ड के साथ ज्यादा एंगेज करते थे, इजराइल के साथ एंगेज करते थे, पर हम थोड़ा उसको एक पर्दे के पीछे करीब देखते थे। पर अब ये इजराइल इंडिया रिलेशनशिप ओपन में, देयर इज नथिंग टू होल्ड बैक ऑन, और ये रिलेशनशिप बढ़ेगी और दोनों की नीड्स हैं। बट फिर भी इजराइल और हमारे डिफरेंसेस भी रहेंगे काफी बड़े मुद्दों को लेकर के, अदर देन द अरब एंड द पैलेस्टीनियन क्वेश्चन। ईरान को लेकर के, ईरान में भारत का क्या रिश्ता है एंड इजराइल क्या चाहता है, और अमेरिका का वहां क्या ट्रायंगल प्रेशर इंडिया पे बनता है। एक लास्ट चीज मैं और कहूंगा, भारत से इजराइल के बहुत अच्छे बढ़ रहे हैं स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी, काफी इश्यूज हैं, इन्वेस्टमेंट्स इतनी नहीं है बट टेक्नोलॉजी ज्यादा है। बट हमें ये याद रखना चाहिए, आपकी रिपोर्ट कह रही थी कि 25,000 करोड़ विच इज लाइक $5 बिलियन इंडिया इजराइल का ट्रेड है। चाइना इजराइल का ट्रेड 50 बिलियन से ज्यादा है। इट्स मोर देन 10 टाइम्स ऑफ इंडिया इजराइल ट्रेड, राइट? तो अगर हम इजराइल को एक अच्छे पार्टनर की तरह देखते हैं, इट्स नॉट दैट कि वो केवल हमारी पार्टनरशिप में, इट्स अ पार्टनर फॉर एनीवन जहां उनको अपना स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट दिखेगा। लेकिन उसमें भी देखना पड़े किस तरह के हमारे रिश्ते रहे हैं इजराइल से और अब किस तरह से रिश्ते बदल रहे हैं। त्रिपाठी जी, अगर मैं आपसे बात करूं, 26 साल हो गए हैं डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप हिंदुस्तान से शुरू हुए हुए, और यही वजह थी कि जुलाई में गए थे वजीर आजम नरेंद्र मोदी और पहले वजीर आजम बने थे इजराइल जाने वाले। अब ऐसे वक्त में जब यरूशलेम को लेकर हिंदुस्तान ने उसके खिलाफ वोट किया है, अब आप डिप्लोमेटिक अगर हम रिलेशनशिप देखते हैं हिंदुस्तान और इजराइल के, तो आप किस तरह से उनको देखते हैं फिलहाल? देखिए, अभी कुछ दिन पहले यहाँ हिंदुस्तान की धरती पे आने से पहले बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा था, और यहाँ आकर भी कहा कि भारत ने जो इजराइल के खिलाफ यरूशलेम के मामले पर वोट किया है, उससे हमारी और भारत की दोस्ती में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यही भारत भी कहता आ रहा है। पिछले साल जब वजीर आजम मोदी वहां गए थे, उस वक्त भी ये बताया गया, साफ कर दिया गया था कि भारत और इजराइल के रिश्ते भारत और अरब देशों के रिश्ते से डिहाइफिनेट कर दिए गए हैं, अलग कर दिए गए हैं। भारत और फिलिस्तीन के रिश्ते या अरब देशों के रिश्ते एक पॉलिटिकल लेवल पर हैं, जबकि भारत और इजराइल के रिश्ते बिजनेस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कोऑपरेशन और डिफेंस के कोऑपरेशन में है। इसीलिए भारत ने इजराइल के खिलाफ वोट दिया, ये जानते हुए भी इजराइल को इसका
बुरा इजराइल ने नहीं इसका मनाया, क्योंकि उनको पता है कि हम एक की कीमत पर दूसरे को उन्होंने नाराजगी का इजहार किया है, लेकिन दबे अल्फाज में उन्होंने ये कहा है कि एक वोट से रिश्ते नहीं बदलेंगे, लेकिन उन्हें नागवार जरूर गुजरा है कि जिस तरह से हिंदुस्तान ने वोट किया है, ये बात कही गई है। तो ऐसे में एक तरफ तो नाराजगी भी जाहिर की है और हिंदुस्तान ने इस तरह से वोट भी किया है, और दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि बहुत अच्छी दोस्ती है, एक नए युग का आगाज हो रहा है और वेलकम किया जा रहा है, जिस तरह से रेड कार्पेट वेलकम किया गया है और इसी तरह से वजीर आजम का इजराइल में भी किया गया था। तो क्या ये देखें कि पैरेलली दोनों चीजों को चलाने की कोशिश की जा रही है? जी बिल्कुल, दोनों चीजें पैरेलली चल सकती हैं, और जहां तक उनके नाराजगी इजहार करने के दबे लफ्जों में ही भले ही बात है, आप ये जान लें कि इजराइल भी चीन की तरह एक बहुत ही तिजारत वाला देश है, तिजारती देश है। इसीलिए क्या है, इजराइल जानता है कि उनके डिफेंस एक्सपोर्ट का 40% भारत में आता है। भारत उनका डिफेंस का सबसे बड़ा खरीदार है, और ऐसे खरीदार को वो इस मुकाम पे आकर नाराज नहीं करना चाहते। इसलिए इजराइल की हरचंद ये कोशिश रहेगी कि भारत के साथ उसके रिश्ते सुधरें, और वो सुधर रहे हैं धीरे धीरे। आप ये देखिए कि पिछले 3 साल में अगर आप देखें तो पिछले 3 साल में काफी तेजी से दोनों मुल्कों के रिश्तों में सुधार हुआ है, बढ़ोतरी हुई है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी गए, उसके बाद वहां के राष्ट्रपति नवंबर 16 में आए, पिछले साल हमारे प्रधानमंत्री गए, सुषमा स्वराज गई, और अब नेतन्याहू आए। हाई लेवल जो समिट लेवल विजिट्स होती हैं वो इतनी जल्दी हो रही हैं कि वो बहुत ताजुब हो रहा है हमें कि रिश्ते कितनी तेजी से बदल रहे हैं। और पिछले साल भी जब मोदी गए थे तब भी ये उन्होंने कहा था, और उन्होंने पैलेस्टीनियन को समझाया था कि देखिए हमारी इजराइल की यात्रा जो है उससे ये ना मतलब लगाएं कि हम आपको छोड़ रहे हैं। और यही चीज अभी भी, जैसे रद्देव साहब ने कहा, ये भी अभी भी वो है कि हम यही कह रहे हैं कि हमारे इजराइल के और हमारे अरब के रिश्ते दूसरे ग्राउंड पे। तो क्या टिक्कू जी, क्या इसको सिर्फ और सिर्फ एक बिजनेस डील की तरह देखा जाए कि जो रिश्ते हैं वो बिजनेस डील की तरह ज्यादा हैं, ना कि जिस तरह से उसे एक इमोशनल एंगल देने की कोशिश की जा रही है? देखिए, 2 स्टेट्स के बीच में जब रिश्ते कायम होते हैं या रिश्ते आगे बढ़ जाते हैं, उसमें इमोशनलिज्म बिल्कुल कोई माने नहीं रखता। बेसिक चीज क्या है कि इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है वो नेहरूवियन एरा से हटकर चली जा रही है और आगे उस दिशा में जा रही है जो नेहरू के टाइम पर नहीं थी। अगर आप देखेंगे 1992 में इजराइल को मान्यता दी गई थी और तब नॉन नेहरूवन कांग्रेस के प्राइम मिनिस्टर है नरसिम्हा राव जी। वाजपेयी जी के टाइम में इजराइल के प्रधानमंत्री पहली बार इंडिया में आए थे, और अब एनडीए सरकार में मोदी जी पहले प्राइम मिनिस्टर थे जो वहां चले गए थे। फॉरेन पॉलिसी किसी की देश की डायनेमिक होती है, क्योंकि इंटरनेशनल सिचुएशन हमेशा बदलती रहती है और हर मुल्क को अपने इंटरेस्ट को इस बदलती सिचुएशन में प्रोटेक्ट करना पड़ता है। मैं समझता हूं कि इंडिया और इजराइल की रिलेशनशिप जो है आगे एक स्ट्रेटेजिक रूप इख्तियार करेगी, स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हमें, क्योंकि आजकल के युग में इजराइल और इंडिया के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट जो हैं वो किसी न किसी पॉइंट पर मिल रहे हैं, और इस वजह से हमारे जो रिश्ते इजराइल के साथ आगे बढ़ते जाएंगे और बहुत मजबूत होते जाएंगे। मैं एक और आपको एक पॉइंट पर कमेंट देना चाहता हूं। जहां तक इंडिया पैलेस्टीन रिलेशनशिप का ताल्लुक है, एक कंसेंसस है देश के अंदर कि हमारा पैलेस्टाइन के साथ में उनका जो 2 स्टेट फिलॉसफी है, हम उनको हमेशा से सपोर्ट करते आए हैं। और ये भी हमें नहीं भूलना चाहिए कि अरब में ही कई सारे राष्ट्र हैं जिन्होंने इजराइल के साथ उनके बड़े जबरदस्त संबंध है। जॉर्डन है, इजिप्ट है, ऐसे कई स्टेट्स हैं, तो वो काफी आगे बढ़े हैं। तो मुझे नहीं लगता हमें कोई संकोच होना चाहिए इजराइल के साथ। आपको लग रहा है जिस तरह से अरब ममालिक के साथ, अरब कंट्रीज के साथ इजराइल का रिलेशनशिप इन कुछ सालों में जिस तरह से बदला है, क्या उसके बाद आपको लग रहा है कि हिंदुस्तान के भी सुर जो हैं, या हिंदुस्तान भी इसी वजह से थोड़ा नरम और इस तरह से जो रिलेशन जो उसके बेहतर हो रहे हैं, क्या ये भी इसकी एक वजह हो सकती है? हाँ, एक वजह तो ये है, लेकिन इससे ज्यादा मैं ये बताऊंगा कि इंडिया के जो आजकल स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं, इंडिया को जो आजकल थ्रेट है, हमें लगता है जो हमारे मुद्दे हैं, खासकर वाटर कंजर्वेशन में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, स्पेस टेक्नोलॉजी, साइबर टेक्नोलॉजी में,
इसमें इजराइल जो है काफी आगे बढ़ चुका है, और क्योंकि हम लोग आगे बढ़ना चाहते हैं इन क्षेत्रों में, हमारे देखिए R&D जो आर्मामेंट्स का है, हम करोड़ों रुपया, हजारों करोड़ों रुपया जो है हम हर साल खर्च करें फॉरेन से आर्मामेंट्स लाने में। अगर इजराइल हमारी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में मदद करता है, क्योंकि अभी वजीर आजम नरेंद्र मोदी और बेंजामिन नेतन्याहू एक प्रोग्राम में मौजूद हैं, वहां वो खिताब कर रहे हैं, पहले वो सुन लेते हैं। We stand on the cusp of a bright new chapter in India-Israel relations, driven by our people and the mutual opportunities for betterment of their lives. The role of business and industry is crucial in the transformation of our ties. It is your combined efforts that will add real value to our interaction and produce concrete success. Given the scale of the Indian economy and the relevance of cutting-edge Israeli technologies for us, even sky is not the limit for what we may achieve together. Friends, I'm delighted that today we have launched the maiden call for joint R&D projects under the India-Israel Industrial R&D and Technological Innovation Fund, I4F, which was announced during my visit to Israel last July. This fund, to be utilized over a period of 5 years, is a welcome opportunity to combine the talent pool of the two countries in pursuit of path-breaking technological solutions that can be commercially exploited. I strongly encourage enterprises in both countries to utilize this platform. Equally exciting is the pickup in science and technology exchanges through joint R&D projects such as in areas like data analytics and cyberspace security. I'm happy to note that the India-Israel Innovation and Technology Conclave is going to be held in India in July 2018. I hope this conclave will spur co-development of new technologies. In fact, the groundwork for this will be started from iCreate, a day after tomorrow. We are both going to Gujarat to inaugurate this campus, which is being developed as a leading innovation hub. Friends, I'm talking Prime Minister Netanyahu to rural areas of Gujarat because the real power of technology and innovation lies in the benefit it brings to the common man. Israel is universally known as a startup nation with a unique ecosystem for innovation and incubation. The credit for this goes to the Israeli entrepreneurs. You have made Israel a strong, stable and innovative economy. तो अभी आप सुन रहे थे वजीर आजम को। अमलेंदु जी, हम बात कर रहे हैं जिस तरह से कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस इस मीटिंग को लेकर, इस दौरे को लेकर, इन तमाम चीजों को लेकर अपने एतराजात दिखा रही है। इसके अलावा और भी तंजीमें हैं, लेकिन अगर पॉलिटिकल पार्टी की बात करें तो लेफ्ट और कांग्रेस ने सबसे ज्यादा इसको लेकर एतराज दिखाया है। कांग्रेस की खासतौर पर बात की जाए तो ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ वजीर आजम नरेंद्र मोदी के आने के बाद ही ये तमाम चीजें बदली हैं, रिश्ते यहां पर पहुंचे हैं। शुरुआत तो कांग्रेस की तरफ से ही की गई थी, तो फिर आज ऐतराज क्यों है? असल में हमारे मुल्क की सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि हम अपनी एक्सटर्नल पॉलिसी जो है, जो हमारी विदेश नीति है, उसमें हम अपनी अंदरूनी राजनीति करते हैं। इसमें ना भारतीय जनता पार्टी पीछे है और ना कांग्रेस पीछे है, दोनों ही जो है वो विदेश नीति को लेकर के करते हैं। दुर्भाग्य की बात यह है कि जब से ये सरकार आई है उसके बाद से विदेश नीति को लेकर के अंदरूनी पॉलिटिक्स जो है वो काफी ज्यादा तेज हो चुकी है।
ये बात सही है कि कांग्रेस ने ही इजराइल से रिश्ते सुधारने की बात शुरू की थी और मोदी सरकार उसको काफी आगे बढ़ करके गठजोड़ों में बदल रही है। लेकिन सवाल यह है कि उन रिश्ते जो बदलने की बात हो रही है या जो गठजोड़ करने की बात हो रही है या जिस तरीके से R&D और बिजनेस में और टेक्नोलॉजी में बात हो रही है, तो उसका हमारे जो अंतर्राष्ट्रीय पॉलिसी हमारी विदेश नीति है उस पर क्या असर पड़ता है और उससे हमारे हित जो हैं, भारत के हित, वो कहाँ तक प्रभावित होते हैं। लेकिन ऐतराज तो नहीं जताना चाहिए क्योंकि पैलेस्टीन को लेकर जो हमारी पॉलिसीज है उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। सिर्फ जो सिफारती रिलेशनशिप हैं आपसी, उन्हीं को बढ़ावा दिया गया है। एक अगर नेशन के साथ दूसरा नेशन अगर डिप्लोमेटिक रिश्ते या बिजनेस अपने जो है उसको एक्सपेंड कर रहा है तो उसमें दूसरी पार्टियों को ऐतराज क्या होना चाहिए? पैलेस्टीन को लेकर तो कोई यहाँ पर बदलाव नहीं हुआ है। नहीं, फिलिस्तीन को लेकर कोई बदलाव नहीं हुआ है, ये बात सही है, इसमें कोई शक नहीं है। और ये समझ लीजिए कि इसी तरीके से रिश्ते की बात है कि जिस तरीके से हमारे पाकिस्तान से संबंध कई मामलों में अच्छे नहीं हैं, बहुत से मामलों में अच्छे नहीं, कई क्या बहुत से मामलों में अच्छे नहीं हैं, लेकिन हमारे उससे बिजनेस के रिश्ते हैं। और जब हमारी दो स्तरीय बातचीत रुक जाती है उसके बाद भी हमारा व्यापार चलता रहता है और सरकार, दोनों सरकारों की तरफ से बात आती है कि भाई व्यापारिक रिश्ते जो हमारे वो अलग हैं और चलते रहेंगे। और प्रधानमंत्री भी जो है व्यापार सुधारने के लिए ही अचानक पाकिस्तान पहुंच गए थे। तो व्यापारिक रिश्तों को मुझे लगता है कि जो राजनीतिक रिश्ते हैं और डिप्लोमेटिक रिश्ते हैं उनसे थोड़ा सा अलग करके देखने की आवश्यकता है। अगर ये रिश्ते सिर्फ व्यापार में हैं और टेक्नोलॉजी को लेकर हैं तो मुझे लगता है इसका स्वागत किया जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर इसके पीछे ये कोशिश हो रही है कि विदेश नीति को बदला जा रहा है या इसके पीछे जो है मतलब कुछ और चीजें चल रही हैं तो ऐतराज उन पे होता है। हो ये रहा है कि जो व्यक्तिगत संबंध हैं दो मुल्कों के राष्ट्राध्यक्षों के या प्रधानमंत्रियों के, हम उनके बीच के व्यक्तिगत संबंधों को जो है हम उससे अपनी विदेश नीति को मानने लग जाते हैं। अब मोदी जी के नवाज शरीफ के साथ अच्छे रिश्ते हो सकते हैं, बहुत अच्छे रिश्ते हैं, सब जानते हैं। मोदी जी भी गए, वो भी यहाँ आए, उनकी माँ के लिए शाल भेजी गई, वहां से आम आए, ये सब चीजें हुई। लेकिन उन रिश्तों से भारत और पाकिस्तान के रिश्तों पे तो कोई असर नहीं पड़ता। जो एक तो देश के तौर पर रिश्ते हैं, इसी तरीके से अगर इसी तरह से इसको देखा जाए, नेतन्याहू के और मोदी जी के रिश्ते बहुत अच्छे हो सकते हैं। मोदी जी के बराक ओबामा से भी बहुत अच्छे रिश्ते थे, ट्रम्प से भी बहुत अच्छे रिश्ते हैं। लेकिन जहां तक भारत के हितों का सवाल है या अपने मुल्क के, अमेरिका के या नेतन्याहू के मुल्क का सवाल है, तो मुझे नहीं लगता कि दोनों में से कोई भी जो अपने मुल्क के जो मफाद हैं उनसे कोई समझौता करेगा किसी भी तरीके से। अभी ब्रेक पे जा रहे हैं क्योंकि अभी वक्त ब्रेक का हो गया है और ब्रेक से लौटने के बाद बात करेंगे जो 9 करार हुए हैं दोनों मुल्कों के बीच, उसका क्या मतलब निकाला जाए और इससे किस मुल्क को कितना फायदा होने जा रहा है, इस पर बात करेंगे, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का इस्तकबाल है और आज का मुद्दा में आज हम बात कर रहे हैं इजराइल और हिंदुस्तान की दोस्ती की और नेतन्याहू के भारत दौरे की। तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। रविंद्र जी, जिस तरह की डील्स हुई हैं, जो 9 करार हुए हैं हिंदुस्तान के साथ इजराइल के, जाहिर सी बात है साफ तौर पर अगर हम देखते हैं तो इजराइल को ज्यादा फायदा है हिंदुस्तान से और यही वजह है कि जिस तरह से बहुत गर्मजोशी से नेतन्याहू जो है वो बात कर रहे हैं वजीर आजम को लेकर, वो साफ तौर पर देखा जा सकता है। लेकिन इन डील्स को लेकर आप क्या देख रहे हैं? देखिए, दो चीजें, डेफिनेटली इजराइल को फायदा पर हमें भी फायदा है। जो डील्स हो रही है साइबर सिक्योरिटी, बेसिकली टेक्नोलॉजी एरियाज में ड्रिप इरिगेशन हुआ, साइबर सिक्योरिटी वगैरह हुआ, डेटा एनालिटिक्स, इनमें इजरायली कंपनीज कटिंग एज पर है, हमें बहुत फायदा है उनका, डेफिनेटली यस। बट फायदा दोनों का म्यूचुअल होता है, कोई नेगोशिएशन में ऐसा नहीं कि वन साइड टेक्स एवरीथिंग, राइट। हमारा भी अपना इंटरेस्ट है, उनका भी इंटरेस्ट है। लेकिन इजराइल तो हिंदुस्तान को एक तरह से एक बिजनेस हब की तरह देख रहा है, खासतौर पर तब जब 100% FDI को मंजूरी मिल गई है। यस ऑफ कोर्स, बट वन मोर थिंग, नॉट ओनली अ बिग मार्केट हब, ये भी हमें देखना है कि भारत आज की दुनिया में मतलब 1/6 ह्यूमैनिटी है। इजराइल की भी इमेज एंड पब्लिक व्हाट एवर रिलेशंस आप कहिए, दुनिया में काफी अच्छे उनकी इमेज की भी इश्यूज हैं। तो भारत जैसा देश उनके साथ अच्छे स्ट्रांगली खड़ा हो, ये इजराइल के लिए एक और बेनिफिट है। पर जहां तक आप कुछ डील्स की बात कर रही थी, मैं 2 पॉइंट कहूंगा जल्दी से। जब यूएस इंडिया की न्यूक्लियर डील हो रही थी, उस समय इजरायली लॉबी आप कह लीजिए, जूइश लॉबी जो अमेरिका में थी, उन्होंने अमेरिकन गवर्नमेंट को प्रेस किया कि आप भारत की गवर्नमेंट को प्रेस करो कि वो ईरान से अपने रिश्ते डाउनग्रेड करे,
नहीं तो हम ये न्यूक्लियर डील यूएस कांग्रेस में सपोर्ट नहीं करेंगे। ओके, सो दैट्स वन। सेकेंड, तो वो हर एक का अपना डील्स अपना इंटरेस्ट दिख रहा है। सेकेंड, डिफेंस में अगर आप देखें, आज की तारीख में भारत अमेरिका से भी खरीद रहा है, इजराइल से भी खरीद रहा है। अब मैनी इजरायली कंपनीज ने एक्चुअली टेक्नोलॉजी लाइसेंस करी हुई है अमेरिकन कंपनीज से। तो क्या इंटरेस्ट क्लैश हो सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली। वहाँ इंटरेस्ट क्लैश होते हैं, वहाँ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की बात आती है, वहाँ ट्रेड क्लैशेस होते हैं, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर रुक जाता है, ये सारा प्रोसेस आएगा इसमें। टिक्कू जी, तो ऐसे वक्त में जब इंटरेस्ट क्लैश हो सकते हैं, अमेरिका और इजराइल को आप देखिए, और फिर हिंदुस्तान के रिश्ते देखिए अमेरिका से, और इजराइल और अमेरिका के आपसे रिश्ते देखिए। अगर इस तरह से इंटरेस्ट क्लैश होते हैं तो हिंदुस्तान को एक बैलेंस बनाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि हथियार अमेरिका भी सप्लाई करता है हिंदुस्तान को, और अगर इजराइल की बात करते हैं तो वो भी हिंदुस्तान को सप्लाई कर रहा है, और अभी तो नई डिफेंस डील भी हुई है। देखिए, फॉरेन मिनिस्ट्री का सबसे बड़ा एक ऑब्जेक्टिव होता है, डिप्लोमेसी इसी चीज को कहते हैं कि आपने सब चीज को देखना है और बहुत ही एहतियात बरतनी है, ताकि आपके रिश्ते किसी देश के साथ बढ़े भी, और आप किसी दूसरे को उसका दूसरे के साथ जो आपकी रिलेशनशिप है उसमें नुकसान भी ना हो आपका। अब आजकल का युग देखेंगे आप, जो इंटरनेशनल सिचुएशन है, जो स्ट्रेटेजिक सिचुएशन है इंटरनेशनली, उसमें अमेरिका, इजराइल, जापान, साउथ कोरिया और अमेरिकन के जितने एलाइज हैं, खासकर एशिया के अंदर, वो मैं समझता हूं कि कुछ हद तक मिल रहे हैं। तो अगर इजराइल अमेरिका का आपस में कुछ प्रॉब्लम है इंडिया को लेकर, ये वक्त है जबकि इनको थोड़ा कम किया जाएगा अच्छी डिप्लोमेसी के साथ। दूसरा, मैं आपको ये बताना चाहता हूं, देखिए, इजराइल को इंडिया की ज्यादा जरूरत है, मैं समझता हूं, इंडिया को इजराइल की कम, क्योंकि इजराइल जब से इजराइल बना है 1948 में, तब से लेकर अभी तक इजराइल एक आइसोलेटेड कंट्री है जी। कई लोगों ने मान्यता नहीं दी है, यूनाइटेड नेशन में हर दूसरे दिन उनके बरखिलाफ रेजोल्यूशन पास किए जाते हैं। तो अगर एक इतना बड़ा देश भारत उनको गले लगाता है, मुझे लगता है ये सिर्फ एक चीज है जिसके लिए इजराइल कुछ भी कर सकता है हिंदुस्तान के लिए। लेकिन दूसरा, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में अगर हम देखते हैं तो अगर हम इजराइल की पोजीशन देखते हैं और हिंदुस्तान की अगर हम पोजीशन देखते हैं, जाहिर सी बात है कि इजराइल की पोजीशन जो है वो हिंदुस्तान की पोजीशन से कहीं ज्यादा स्ट्रांग है, अगर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में अगर हम देखते हैं तो। नहीं, देखिए मैं एक चीज, इजराइल की कुछ स्ट्रेंथ्स है जिनका इस्तेमाल इंडिया को करना चाहिए और कर रहे हैं, ये एग्रीमेंट उसी का एक उदाहरण है। इजराइल दुनिया में अगर सबसे ज्यादा नोबेल प्राइज विनर्स हैं तो वो जूज हैं, हालांकि उनकी पॉपुलेशन देखिए कितनी कम है। अगर सबसे ज्यादा वाटर मैनेजमेंट पर किसी ने तरक्की की है वो इजराइल ने की है। पोल्यूशन कंट्रोल में अभी आप देख रहे थे, आज के प्रेस रिपोर्ट्स ये बता रहे हैं कि नमामि गंगा प्रोजेक्ट, गंगा को साफ करने का, जिसपे हजारों करोड़ों रुपया इंडिया ने खर्च किया अभी तक, लेकिन कोई उसका नतीजा नहीं निकला। अब इजराइल उसमें आ रहा है। तो कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं जिसमें इजराइल बहुत आगे बढ़ चुका है, और इसमें अगर इजराइल हमारी मदद करता है तो हमें काफी सारा फायदा होगा। और दूसरी बात मैं ये बताना चाहता हूं, इंडिया इजरायली प्रोडक्ट्स के लिए भी बहुत बड़ा मार्केट है, खासकर आर्मामेंट्स के लिए। और इंडिया भी ये सोचता है कि अगर हम इजराइल से आर्मामेंट ले लें और वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने के लिए एग्री हो जाए, तो मेक इन इंडिया और स्टैंड अप इंडिया में जो है, जो इनके प्राइम मिनिस्टर साहब के प्रेजेंट गवर्नमेंट के बड़े ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो उसमें उनको काफी मदद हो जाएगी। लेकिन जो अभी डिफेंस डील हुई है और जिस तरह की मिसाइल्स और अलग अलग तरह की बातें हो रही हैं, जाहिर सी बात है मैं इस पर बात करने के लिए एक्सपर्ट नहीं हूं, आप हैं, लेकिन जिस तरह की बातें हो रही हैं उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? उससे कितनी मजबूती मिलेगी हिंदुस्तानी फौज को? देखिए, मैं आपको एक चीज बताऊं, इंडिया जो है सबसे ज्यादा, हमारे जो है 65% हमारे हथियार जो ट्रुप्स इस्तेमाल करते हैं वो बाहर से आते हैं, खासकर जो कटिंग एज टेक्नोलॉजी वाले हैं, अटैक हेलीकॉप्टर्स, एयरक्राफ्ट, हॉविट्जर गन्स। तो ऐसे सिर्फ हम दो चीजों में सक्षम हैं, स्पेस टेक्नोलॉजी और मिसाइल टेक्नोलॉजी में, इसमें हम सक्षम हैं। लेकिन जो हमारे बाकी हाई टिकट आर्मामेंट्स हैं वो हम बाहर से लाते हैं। और इजराइल नंबर 3 इसमें इंपोर्टर में हमारा, हम सबसे ज्यादा करते हैं यूएस, रशिया और इजराइल से। तो इसमें तो कोई दो राय है नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो सब कॉन्टिनेंट के अंदर हालात बहुत
जल्दी से बदल रहे हैं। चाइना पाकिस्तान में आ रहा है, गिलगित तिब्बत में आ रहा है, चाइना का थ्रेट बढ़ रहा है। तो ऐसे हालात में हमें आर्मामेंट्स की बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें कम से कम 10-15 साल लगेंगे ताकि हमारा R&D और DRDO जो हमारे ऐसे ही स्टैंडर्ड के हथियार बने जो हमें जरूरत है। लेकिन अगर हमें इजराइल से मिलता है, खासकर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर मिलता है, तो हमें काफी फायदा होगा। जी त्रिपाठी जी, अगर पाकिस्तान का जिक्र किया गया है तो देखिए पाकिस्तानी मीडिया में इसको लेकर जिस तरह के का दौरा अभी है, नेतन्याहू का 6 दिन का दौरा है, उसको लेकर काफी बातचीत हो रही है और थोड़ी बौखलाहट भी देखने को मिल रही है। इसको किस तरह से देखा जाए? पाकिस्तान क्यों इतना घबराया हुआ है हिंदुस्तान और इसराइल के इस रिलेशनशिप को लेकर? देखिए, पाकिस्तान के घबराने की 2 बड़ी वजहें हो सकती हैं। एक तो जो जाहिरा तौर पे वजह है वो ये है कि हिंदुस्तान को इतने हथियार और असलहे मिल रहे हैं, इससे पाकिस्तान में एक तरह की बौखलाहट जरूरी, खासतौर से पाकिस्तान की फौज में, कि हिंदुस्तान हमसे आगे तो था ही, अब और आगे होता जा रहा है। दूसरी चीज ये है कि पाकिस्तान के गले से ये बात नहीं उतर रही है कि हिंदुस्तान अरब देशों के साथ साथ इजराइल के साथ भी रिश्ते एक ही मजबूती के साथ रख रहा है, और जिससे कि हिंदुस्तान को रीजन में, उस क्षेत्र में, इस इलाके में, मध्य एशिया के इलाके में एक अहम रोल प्ले करने का मौका मिल सकता है। इस चीज को पाकिस्तान पचा नहीं पा रहा है। उनको शायद ये लग रहा है कि अभी भी हिंदुस्तान वैसे ही रहता जैसे 20 साल पहले था। लेकिन अब हम एशिया में चीन के साथ साथ हम भी एक बड़ी रीजनल पावर हैं, एक ताकत हम पूर्वी एशिया में भी हैं, आसियान में भी, हमारे आसियान के साथ भी हमारे जो संबंध बढ़े हैं उसने चीन को भी परेशानी में डाल दिया है। और अब हम मिडिल ईस्ट में भी, जहां हमारे ईरान के साथ संबंध है, वहां इजराइल के साथ भी, सऊदी अरेबिया के साथ भी, UAE के साथ भी, वो चीज पाकिस्तान नहीं पचा पा रहा है। इसलिए पाकिस्तान का बौखलाना तो समझ में आता है, और इसके बौखलाने का परिणाम क्या होगा? इसके बौखलाने का परिणाम यही होगा कि आपने देखा हो, जब भी भारत में कभी भी कोई बड़े स्तर की विजिट होती है या भारत से किसी बड़े देश की विजिट होती है, तब पाकिस्तान हमेशा आतंकवादी हमले तेज कर देता है, ये दिखाने के लिए दुनिया को कि देखो सब कुछ ठीक नहीं है हिंदुस्तान में। और इसी तरह से जब पाकिस्तान में कोई विजिट बड़ी होती है तो 4-6 आतंकवादी को पकड़ लेते हैं कि देखो हम अपना काम कर रहे हैं। ये उनकी स्ट्रेटेजी है, और वही ये अभी भी कर रहे हैं। अभी भी देखिए 4-6 रोज तक आतंकवादियों का आना जाना लागू रहेगा, और हमारे जैसे सेनाध्यक्ष ने कहा कि आप देखते रहो, हम मारते रहे, वो होता रहेगा। जी, तो जाहिर सी बात है। और अगर अब हिंदुस्तान में देखते हैं तो कई सारी मुस्लिम तंजीमें हैं जो इसको लेकर मुखालफत करें नेतन्याहू के हिंदुस्तान दौरे पर, और उसके अलावा लेफ्ट पार्टीज भी इसको लेकर काफी मुखालफत करें। उनका कहना है कि कातिल को किस तरह से इस मुल्क में वेलकम किया जा रहा है। अमलिंदु जी, मैं इस पर आपसे बात करूंगी, लेकिन फिलहाल वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। जब ब्रेक से लौटेंगे तो उस पर बात करेंगे कि हिंदुस्तान के तनाजुल में इसको किस तरह से देखा जाए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का इस्तकबाल है, और आज का मुद्दा में लगातार बात कर रहे हैं हिंदुस्तान और इजराइल की दोस्ती की, और जिस तरह से अलग अलग चीजों को लेकर मुहायदे हुए हैं उनको। लेकिन इस बीच यहां पर बहुत सारी तंजीमें जो हैं, खासतौर पर मुस्लिम तंजीमें जो हैं, वो इसको लेकर एहतजाज भी कर रही हैं। तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। अमलिंदु जी, मेरा सवाल आपसे ये है, मुस्लिम तंजीमों की बात करें या फिर हम बात करें लेफ्ट पार्टीज की, जिस तरह से वो एहतजाज कर रही हैं, प्रोटेस्ट कर रही हैं कि कातिल को किस तरह से हिंदुस्तान में वेलकम किया जा सकता है, और मुस्लिम तंजीमों का तो हम मान सकते हैं क्योंकि पैलेस्टीन में अगर हम इजराइल का जुल्म सितम देखें तो वो लगातार जारी है और न जाने कितने सालों से चल रहा है। तो ऐसे में मुस्लिम तंजीमें अगर अपना प्रोटेस्ट जाहिर करती हैं तो इसको जायज माना भी जा सकता है। आप किस तरह से देख रहे हैं इसको? देखिए, असल में अगर मुस्लिम तंजीमें सिर्फ इसलिए प्रोटेस्ट कर रही हैं कि फिलिस्तीन का मसला मुसलमानों का मसला है तो इसको सपोर्ट नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर इसलिए अगर ये है कि ह्यूमैनिटी का मसला है तो इसको बिल्कुल करना चाहिए। और ये बात सही है कि इस दुनिया में आतंकवाद का सबसे बड़ा सर्जक जो है, जो क्रिएटर है, उनमें से एक इजराइल भी है। और सारी दुनिया में जहां जहां आतंकवादी घटनाएं होती हैं या जिस वजह से होती हैं उसके
प्रतिफल जो होते हैं उसमें इजराइल का कहीं न कहीं हाथ है। आरोप तो ये भी है कि आईएसआईएस को सीरिया में जो मदद मिलती है आर्थिक, वो इजराइल से ही मिलती है। बहुत सारी थेरीज हैं, बहुत सी थेरीज हैं और इस पे चीजें हैं कि वहां से मिलती हैं, ये है। तो इसलिए इसका विरोध होना चाहिए। दूसरी बात, जो हमारा आंतरिक सुरक्षा है उसको लेकर के भी हमारे इजराइल के साथ इख्तिलाफात हैं और उनको हमको ध्यान रखना चाहिए अपनी किसी भी रिलेशनशिप पे आगे बढ़ते समय। आपको याद होगा कि राजीव गांधी मर्डर केस में जो जैन कमीशन की रिपोर्ट आई, उसमें इशारा था कि लिट्टे को जो ट्रेंड किया वो इजराइल की जो खुफिया एजेंसी या मोसाद उसने किया, और जो जिस तरीके का आतंकवाद पूरी दुनिया में देखने को मिला हमको, अब वो जो ट्रेंड बन गया है सारी दुनिया में, वो लिट्टे से ही शुरू हुआ, आत्मघाती जो हमले शुरू हुए। तो वो सारी दुनिया के अंदर उस आतंकवाद का प्रणेता, उस आतंकवाद का सर्जक, उस आतंकवाद का डोनर वो इजराइल ही है। तो इसलिए हमको, ठीक है हमारे बिजनेस के इंटरेस्ट हैं, बिजनेस में हमारी बातें हो सकती हैं, लेकिन हमारे बिजनेस के इंटरेस्ट हमारी आंतरिक सुरक्षा पर और हमारी जो विदेश नीति है उस पर किसी भी तरीके से हावी नहीं होनी चाहिए। इसको ध्यान रखना चाहिए। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल अमरिंदर जी ने उठाया है कि क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि जिस तरह से वजीर आजम ने भी ये कहा कि टेररिज्म से जो ग्रस्त है वो इजराइल भी है और हमारा मुल्क भी है, तो ऐसे में हम टेररिज्म को लेकर भी साथ में काम करेंगे। और जिस तरह के लगातार आरोप लगते आए हैं इजराइल को लेकर, क्या ऐसे में वाकई में ये जंग जो है हमारी क्या एक साथ है? क्या हमारे मसले एक जैसे हैं? डेफिनेटली टेररिज्म के अगेंस्ट जो भी कई एफर्ट्स हैं हमारे एक साथ हैं, बट इस बात में भी एब्सोल्यूट रिलेवेंस है जो भी पहले स्पीकर साहब कह रहे थे। अगर हम ब्रॉडली देखें तो इजराइल नहीं, केवल अमेरिका, आप देखिए ये अफगानिस्तान और ये सारा तालिबान की जो क्रिएशन है अमेरिका, ओके, उससे पहले जो इजराइल की जो 70s 80s की पॉलिसीज रही, और इन्हीं चीजों ने काफी हद तक टेररिज्म को पनाह दी। और जो सुसाइड बॉम्बर्स पहली बार पैलेस्टाइन या एलटीटी जहां भी शुरू हुए, इन्हीं एरियाज में शुरू हुए। तो वो तो बैकग्राउंड है, बट स्टिल ये है कि हमें और इजराइल को अपना लीवरेज हम कितना मैक्सिमम करें। बहुत लीवरेज का स्कोप है हमारे दोनों देशों के बीच में। एक इमोशनल बॉन्डिंग सा भी है। ये कारोबारी रिश्ता तो है ही, बट मेरे ख्याल से कारोबारी को अगर मैं इंग्लिश में वर्ड यूज करूं, नॉट बिजनेस रिलेशनशिप बट अ वर्किंग रिलेशनशिप। हमारी इजराइल के साथ बिजनेस में भी रिलेशनशिप रहेगी, काफी और इनिशिएटिव्स में रहेगी। इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, इन सब चीजों को लेकर के हमारी अपनी सिक्योरिटी में भी, जब वो हमें डिफेंस के मटेरियल्स दे रहे हैं जो हम खुद नहीं बना सकते, तो ये केवल बिजनेस रिलेशनशिप नहीं हुई, तो बल्कि सिक्योरिटी रिलेशनशिप हो गई जब हम उनसे आर्मामेंट्स खरीद रहे हैं अपनी देश की सुरक्षा के लिए। बट ये समय देखना है, वो भी एक बिजनेसमैन देश है, वो चाइना को हमसे ज्यादा वेपन्स बेचते हैं, पाकिस्तान से भी डिस्कस कर सकते हैं। तो ये सारा डायनामिक है, बट टेररिज्म में डेफिनेटली इजराइल इज नोन, इनकी टेक्नोलॉजीज, मेथड्स, मोसाड का वर्किंग स्टाइल्स, काफी कुछ भारत और हमारा आपस में मिला जुला, इस पे ऑलरेडी इनिशिएटिव्स और डिस्कशंस और कैपेसिटी बिल्डिंग और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी चल रहे हैं दोनों देशों की इंटेलिजेंस के और सिक्योरिटी एजेंसीज के, तो उसमें तो डेफिनेटली आई मीन इंपॉर्टेंस है। जी त्रिपाठी जी, यहाँ मैं एक चीज और जोड़ना चाहूंगा, जैसे आपने कहा कि मुस्लिम तंजीमों ने इसकी मुखालफत की है जी, लेकिन मुस्लिम तंजीम शायद ये नहीं देखना भूल गए कि इसके बाद ही प्रधानमंत्री मोदी फिलिस्तीन जा रहे हैं, और दोनों देशों ने ये साफ कर दिया है कि एक के साथ रिश्ते दूसरे की कीमत पर नहीं होंगे। दूसरी और पार्टी जो तंजीम कर रही हैं, जो मुखालफत कर रही हैं, लेफ्ट पार्टीज। मैं यहाँ ये जानना चाहता हूँ, जैसे कि सचदेव जी ने कहा कि चीन के साथ इजराइल के बिजनेस रिलेशंस जो हैं $50 बिलियन के, कभी क्या किसी लेफ्ट पार्टी ने चाइना को इस पे क्रिटिसाइज किया कि आप कातिलों के साथ 50 बिलियन के कारोबार क्यों कर रहे हैं? हमारे 5 बिलियन का कारोबार, उसके लिए मुखालफत कर रहे हैं जी। तो ये तो लेकिन वो सवाल कर सकते हैं कि भैया हम अपने मुल्क को लेकर सवाल कर सकते हैं, दूसरे मुल्क को लेकर हम सवाल कैसे कर सकते हैं? दूसरे मुल्कों को लेकर इजराइल और फिलिस्तीन में कुछ होता है तब तो वो लोग कहते हैं, तब नहीं, यहाँ मसला ये नहीं है कि चीन के और हमारे क्या रिश्ते हैं। मसला ये है, जैसे मैंने कहा पहले, कि जो हमारी आंतरिक सुरक्षा है उसमें मोसाद की दखलंदाजी रही है, इजराइल की दखलंदाजी रही है, इसलिए हमारा उस पर सवाल उठाना जायज है। इसलिए जो है जो विपक्षी दल है वो चाहे राजनीति के लिए उठा रहे हो या किस लिए उठा रहे हो, लेकिन ये मसला जो राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ है,
हमारी खासतौर से आंतरिक सुरक्षा से। और हमारे यहाँ आतंकवादी हमले हुए हैं, राजीव गांधी की जान गई, लिट्टे ने राजीव गांधी को मारा, उस लिट्टे को मोसाद ने ही प्रशिक्षित किया। तो इसलिए जो इस तरीके के आरोप हैं इन पे आप आंखें नहीं मीच सकते हैं किसी भी तरीके से। लेकिन उसके बावजूद अमलेंदु जी, अगर आप बात कर रहे हैं कि जिस तरह से लिट्टे को ही जो है प्रशिक्षण मिला था वहां से, लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस के रिश्ते जिस तरह से फले फूले हैं इजराइल के साथ, तो तब उस वक्त में क्यों नहीं उसने ऐतराज जाहिर किया था? नहीं, ये तो कांग्रेस को जवाब देना चाहिए कि भाई उसने क्यों नहीं किया, क्यों जो है उसने रिश्ते बढ़ाने की शुरुआत की। असल में जो दुनिया इस समय जो बहुध्रुवी नहीं, मतलब द्विध्रुवी नहीं रह गई है, जिस तरीके से अभी टिक्कू साहब भी पहले कह रहे थे कि भाई जो दुनिया नई बन रही है उसमें नए तरीके के रिश्ते हो रहे हैं। तो ये जाहिर सी बात है कि जो अंतर्राष्ट्रीय हमारा व्यापार है उसके दबाव हैं और उसके आगे भारत को भी जो है कहीं ना कहीं समझौते करने पड़ेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मेरा सिर्फ जो है यहाँ कहना यह है कि उन अंतर्राष्ट्रीय दबावों के आगे और व्यापारिक दबावों के आगे हमारी जो आंतरिक सुरक्षा है, राष्ट्रीय सुरक्षा है, उससे वो कहीं हमारे हित जो है वो प्रभावित नहीं होने चाहिए। मेरा सिर्फ ये कहना है। टिक्कू जी, इसके अलावा अगर हम मुआहिदों की बात करते हैं, जो 9 मुआहिदे हुए हैं, उसमें ऑयल एंड गैस को कहा जा रहा है कि पहली बार हुआ है। इसके अलावा जो कृषि, जिस पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया है, जो टेक्नोलॉजी है जो वहां से लाई जाएगी, आपको क्या लग रहा है कितना फायदा हिंदुस्तान को उससे होगा? क्योंकि हिंदुस्तान जो है वो कृषि प्रधान देश है, और ऐसे में अगर न्यू टेक्नोलॉजी इजराइल से हिंदुस्तान आती है तो क्या लग रहा है आपको कितना फायदा होगा यहाँ पर तमाम किसानों को? देखिए, मुझे लगता है एक्चुअली ये जितने भी 9 मुआहिदे हुए हैं डिफेंस इक्विपमेंट को शामिल करके सबसे ज्यादा फायदा, अगर सबसे ज्यादा फायदा हिंदुस्तान उठाना चाहता है वो है इजराइल की जो टेक्नोलॉजी है एग्रीकल्चरल फील्ड, खासकर उनका वाटर मैनेजमेंट बहुत ही अच्छा है, उनका डिसैलिनेशन प्लान्स जो हैं, उनकी जो इनोवेशन इसमें बहुत अच्छी है, उनका इरिगेशन की जो इनोवेशन है बहुत ज़बरदस्त है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारे यहाँ पर इंडिया के अंदर एग्रारियन स्ट्रेस बहुत ज़बरदस्त है आजकल। और अगर आप देखेंगे अभी जो इलेक्शन हुआ गुजरात में, गांव में सरकार को हार मिली और सिटीज में वो जीत गए। वो यही वजह है कि 70% हमारी पॉपुलेशन है गांव में रह रही है और उनकी बहुत समस्याएं हैं। उनका प्रोडक्ट जो उनका प्रोड्यूस जो है उसको अच्छी कीमत नहीं मिलती, क्योंकि उनको ज्यादा पैसा लगता है, वो 1 किलो व्हीट बनाने में उनको पैसा कम मिला। तो एग्रारियन स्ट्रेस जो है इंडिया में अगर दूर कर सकता है ये टेक्नोलॉजी से हो सकता है। और ये टेक्नोलॉजी जो है आजकल पूरे विश्व में इजराइल के पास सबसे उम्दा है, सबसे बेस्ट है। मुझे लगता है इंडिया को इससे सबसे ज्यादा फायदा होता है, क्योंकि अगर हम डिफेंस की बात कर रहे हैं तो वो हथियार तो हमें आप तो कहीं से भी ला सकते हैं, कहीं से भी, वही अमेरिका से भी हमारी डील हो रही है, रशिया से भी हो रही है, तो वहां से भी लाए जा सकते हैं। लेकिन ऐसे में अगर जिससे सबसे ज्यादा फायदा हो सकता है तो वो ये है कि एग्रीकल्चर के फील्ड में हिंदुस्तान को बहुत सीखने की जरूरत है। और हमने देखा भी था टिक्कू जी, जब वो जुलाई में गए थे, वजीर आजम नरेंद्र मोदी जब गए थे इजराइल, तो उन्होंने ये कहा था कि हमें सबसे ज्यादा अगर किस चीज की सीख लेने की जरूरत है तो वही है कि किस तरह से एग्रीकल्चर को बढ़ावा दिया है और किस तरह से फसल वहां पर उगाई जाती है और कितनी कम कीमत लगाकर वहां पर फसल को उगाया जाता है। आफ्टर ऑल इजराइल तो घेरा हुआ है डेजर्ट से, रेगिस्तान से, तो वहीं से वो पैदा करते हैं। वो पानी कैसे ले जाते हैं वहां पर, कैसे अपनी उनकी प्रोड्यूस बढ़ जाती है, उनमें तो वो मास्टर है। जाहिर सी बात है। तो इन तमाम चीजों पर हिंदुस्तान को इजराइल से सीख लेने की जरूरत है। इसके साथ ही अगर मैं बात करूं अमरिंदु जी, गुजरात लेकर जाएंगे वजीर आजम इन बेंजामिन नेतन्याहू को, और उसके साथ वहां पर एक रोड शो करेंगे। तो एक तरफ तो हम बिजनेस उसकी बात करें, दूसरी तरफ से हर चीज को लार्जर देन लाइफ जो बनाने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की जाती है, और ये कहा जाता है कि हर चीज जो है वो पहली बार हो रही है। हर चीज को इस तरह से पेश किया जाता है कि एज इफ इससे पहले कभी ना ऐसा कुछ हुआ था और ना आगे ऐसा कुछ होगा अगर बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं रही तो। बड़ी दिक्कत असल में हमारी सरकार के साथ मौजूदा जो है उसके साथ और जो सत्तारूढ़ दल उसके साथ यही है, जिसमें मैंने पहले भी कहा है कि मोदी जी के नेतन्याहू से रिश्ते बहुत अच्छे हो सकते हैं, लेकिन उन रिश्तों का भारत को क्या लाभ होगा? निजी रिश्ते आपके किसी से भी कुछ हो सकते हैं, लेकिन सवाल यह कि दो मुल्कों के बीच जो रिश्ते हैं उसका क्या है। अब देखिए, इससे पहले भी तमाम मुल्कों के साथ में मुआहदे हुए, लेकिन रिजल्ट क्या है उसका? भाई जापान के साथ भी हुए, चीन के साथ भी हुए, अमेरिका के साथ भी हुए, बराक ओबामा भी यहाँ आए, किसी को रोजगार मिला? आज तक तो कोई सूची आई नहीं कि भी इन मुआहिदों के बाद ये हमको रोजगार मिल गया। जो मुआहिदे हुए कि इन्वेस्टमेंट होगा, कहाँ है वो इन्वेस्टमेंट? भाई 4 साल मोदी जी की सरकार को होने जा रहे हैं, 4 साल में दिखना चाहिए था ना कि ये ईंट लगी इन्वेस्टमेंट के बाद। शिंजो आबे गए, आपने लेके उनको रोड शो किया गुजरात में, लेकिन वो आरटीआई से मालूम पड़ा कि वो बुलेट ट्रेन का जो समझौता हुआ ही नहीं है कोई। आपने कह दिया बुलेट ट्रेन आने वाली है।
तो बहुत सी चीजें जो है इस तरीके की हैं जी, ऐसा लग रहा है कि दिखावा ज्यादा है, कथनी और करनी में फर्क है यहाँ पर, क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा है कि जिस तरह के इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं उसको लेकर जो कारोबार है उसको बढ़ावा मिलेगा, यहाँ पर नौकरियां बहुत ज्यादा बढ़ेंगी, 100% FDI कर दी गई है, उससे और ज्यादा नौकरियां पैदा होंगी। लेकिन अभी जमीनी स्तर पर अगर देखा जाए तो वो तमाम चीजें प्रैक्टिकली दिख नहीं रही हैं। देखिए, दोनों चीजें हो सकती हैं, दिखावा भी है क्योंकि ये सरकार दिखावा भी करती है, प्रोजेक्ट करती है, जैसा अमलेंदु जी ने बताया कि हमने ऐसा किया है, न भूतो न भविष्यति वाली बात है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी हमें नहीं भूलना चाहिए कि जो भी अंतर्राष्ट्रीय समझौते होते हैं इन्वेस्टमेंट के बारे में या बिजनेस के बारे में, समझौतों पे दस्तखत करना एक बात होती है, उसको अमली जामा पहनाने में टाइम लगता है। कई चीजें ऐसी होंगी जिसको अमली जामा पहनाने में टाइम लगा होगा, कई चीजें ऐसी होंगी जो कि जब अमल में लाने के लिए उसके बाय रूल्स बने होंगे तो पता लगे होंगे कि ये दिक्कत है, ये दिक्कत है, ये दिक्कत है, इसलिए ये समस्या हो जाएगी। तो वो भी हो सकता है, दोनों वजहें हो सकती हैं, इसमें कोई वो नहीं। लेकिन ये है कि अभी थोड़ा सा हमें हो सकता है और इंतजार करना पड़े, तब हम देखें कि असली तस्वीर क्या है। जी रविंद्र जी, लेकिन लग रहा है कि हिंदुस्तान को उतना फायदा नहीं है इजराइल से जितना इजराइल को हिंदुस्तान से फायदा है। इन अ बिग पिक्चर अगर कहा जाए, देखिए कोई भी फायदे नहीं, दोनों के बराबर फायदे होते हैं, बट यस हमारा बायस रहेगा, हमें लगता है कि मेरे ख्याल से यस कि इजराइल को थोड़ा ज्यादा फायदा, क्योंकि इजराइल क्योंकि हम टेक्नोलॉजी उनसे खरीद रहे हैं, तो एक तरह से बिजनेस जो है वो हम उन्हें दे रहे हैं। हाँ नहीं, डेफिनेटली हम उन्हें बिजनेस दे रहे हैं, एज वेल एज हम उन्हें इंटरनेशनल स्टेज पे ज्यादा क्रेडिबिलिटी दे रहे हैं। अभी जो आप इमेज और हिंदुस्तान में जो अपोजिशन की बात कर रहे थे, इजराइल की जो इमेज है दुनिया में किसी भी देश में, अमेरिका हम कहते हैं इजराइल का दोस्त है, हाँ दोस्त है, बट अमेरिका के अंदर अगर नेतान्याहू जाते हैं तो वहां भी आधी जनता उनके प्रोटेस्ट में खड़ी होती है। तो पब्लिक ओपिनियन है, ऑफ कोर्स ह्यूमन राइट्स को लेके इस रीजन में मेजर इश्यूज, और इजराइल पे कुछ वो भी पड़ते हैं, चार्जेस पड़ते हैं, उसको कैसे देखा जाए दैट इज सेपरेट। बट भारत के साथ डेफिनेटली इट्स अ म्यूचुअल बेनिफिट, विन विन, या जैसी भी जो भी टर्म्स यूज करें। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि हमने और तमाम ममालिक में देखा, ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ हिंदुस्तान ही आए हैं बेंजामिन नेतन्याहू, लेकिन कहीं पर भी इतना गर्मजोशी से उनका वेलकम नहीं हुआ है। बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जहां पर ज्यादातर ममालिक में उनकी मुखालफत ही होती है, लेकिन जिस तरह से गर्मजोशी से उनका इस्तकबाल किया गया है, माय गुड फ्रेंड करके, और तमाम चीजें जो की गई है, रेड कार्पेट वेलकम उनका किया गया है, अलग अलग जगहों पर उन्हें ले जाया जा रहा है और रोड शो तक उनका कराया जा रहा है, ऐसी आखिर जरूरत हिंदुस्तान को क्या है इजराइल से? मेरे ख्याल से दो चीज हैं। एक तो प्राइम मिनिस्टर साहब का जो है ये स्टाइल ही बहुत बड़ा एक इसमें रोल अदा कर रहा है, क्योंकि वो हमेशा इसी प्रकार से, वो इनफैक्ट जी जिनपिंग आए थे तो तब भी यही हुआ था, शिंजो अभी आए थे तो तब भी यही हुआ था। इनफैक्ट जब वो अमेरिका चले गए तो अगर आपने देखा होगा वो तस्वीर, ट्रंप से भी उन्होंने गले मिलने की कोशिश की और ट्रंप थोड़ा बौखला गए। तो इनका एक स्टाइल है, ये लार्जर देन लाइफ स्टाइल है। लेकिन दूसरी बात ये है, मुझे लगता है, देखिए इनका ये मोदी साहब वो नेशन को मैसेज भी देना चाहते हैं कि भाई आप लोग, हमारी जो पहले सरकारें थी यहाँ पर, वो खुल के इजराइल से तो बात करने में डरते थे और बिहाइंड द व्हील सब कुछ हो रहा था। मैं पहला प्रधानमंत्री हूँ जो इसको ओपन में ला रहा है। जाहिर सी बात है, और यही शायद कुछ लोगों का एतराज भी है, और ये एतराज इस बात को लेकर भी है कि हर चीज बीजेपी गवर्नमेंट में ये दिखाने की कोशिश की जाती है कि जो भी कुछ हो रहा है, जिस भी मुल्क से रिश्ते हो रहे हैं, वो पहली बार हैं और बस यही गवर्नमेंट कर रही है। तो इसको लेकर भी काफी सारे एतराजात हैं, लेकिन देखना ये होगा कि इस 6 दिन के नेतन्याहू के दौरे से हिंदुस्तान को कितना फायदा होता है और हिंदुस्तान इजराइल से किस तरह की टेक्नोलॉजी लेता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का स्टूडियो में आने के लिए। और इसी के साथ आज का मुद्दा में बस इतना ही।